ठीक है, तो हमको आज नया अपना सब मॉड्यूल स्टार्ट करना है, नया चैप्टर स्टार्ट करना है जो कि है ह्यूमन एरर। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन दो वर्ड्स की मीनिंग क्लियर करो कि ह्यूमन एरर होता क्या है, मतलब इसका मीनिंग क्या है। तो देखो, ह्यूमन मतलब होता है इंसान, जैसे हम हैं आप हैं, ऐसे ही कोई एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियन होगा या तो इंजीनियर जो भी होगा वो भी ह्यूमन बींग होगा, यानी कि इंसान होगा। अब उसके द्वारा की गई गलतियाँ है ना, दो चीज़ें होती है। देखो, एक होता है मिस्टेक, एक होता है एरर, एक होता है इंटेंशनल एरर, है ना। मिस्टेक जो है, जैसे कहते हैं ना मिस्टेक हो गई सर, तो हो सकता है वो आप जानबूझ के भी करो, लेकिन एरर का मतलब होता है वो आपने इंटेंशनली नहीं किया है ना, वो गलती से हो गया है, अपने आप हो गया है। समझ में आ रहा है? उसको बोलते हैं एरर, है ना। यानी आपने अपने इंटेंशन से, अपने जानबूझकर आपने कोई गलती नहीं की है। ठीक है, जो भी गलती हुआ है वो अनजाने में हुआ है, उसको बोलते हैं एरर। और हुआ किसके द्वारा? ह्यूमन के द्वारा, इसलिए इसको बोलते हैं ह्यूमन एरर। समझ में आ गया सभी को कि ह्यूमन एरर होता है क्या है? अब देखो, मैंने आपको सेकेंड या थर्ड चैप्टर आई थिंक पढ़ाया था कि ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ एंड लिमिटेशंस, यानी जो ह्यूमन बीइंग हैं उनकी कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं, मतलब वो कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि आपने ये देखा होगा कि अगर आप कंटिन्यूसली जग रहे हो रात में, तो आप 2 बजे 3 बजे के बाद आपको नींद आने लगती है, फिर आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा। अगर आप करना भी चाहो तो ज़बरदस्ती हो जाता है ना। ऐसा महसूस किया है? तो यानी वो आपकी लिमिटेशन है कि आप इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो आपकी क्या है? एक लिमिट है, एक लिमिटेशन। समझ में आया? तो एरर्स जो हैं वो कब होती हैं? जब आप अपने कैपेबिलिटी से ज़्यादा काम करते हो तभी एरर होती है। और कभी कभी क्या होता है, जनरल कंडीशन में एरर हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपने किसी को कॉल किया कुछ पूछने के लिए, है ना, बीच में बात कुछ और खुल गई, आप वो बात करते गए और जो एक्चुअली जिसलिए कॉल किया था वो पूछा ही नहीं, है ना, और फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद याद है, अरे यार जिसके लिए फ़ोन किया था वो तो कॉल मतलब वो बात पूछी ही नहीं, वो काम तो हमने किया ही नहीं, है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता सबके साथ? तो ये जो एरर है, दिस इज़ अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल का मतलब आप इसे चाहे जितनी कोशिश कर लो, ये होगा ही होगा, हर इंसान से होता है ना। वरना खुद सोचो, इतने बड़े बड़े जो साइंटिस्ट होते हैं उनकी भी अगर आप बायोग्राफी पढ़ोगे ना, तो उनकी बायोग्राफी में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा उन्होंने ये गलती की थी, एक बार ऐसे हो गया था, एक बार वैसे हो गया, ऐसा जरूर मिलेगा आपको। क्यों मिलता है? क्योंकि जो एरर है दिस इज़ अनअवॉइडेबल, आप इसको अवॉइड कर ही नहीं सकते। हाँ, आप प्रैक्टिस करके, आप अलग अलग तरीके अपना करके इसे क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं, यानी ये जल्दी जल्दी ना हो, है ना। ये अगर हो भी तो इतना कम हो कि उसका कोई ज़्यादा फर्क ना हो। ये सारे काम आप जरूर कर सकते हैं। समझ में आया सभी को, है ना। तो एक बात याद रखना, जो एरर है दिस इज़ अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ योर लाइफ, है ना। लाइफ से इसको इरेडिकेट नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ इसे कम जरूर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस, विद द हेल्प ऑफ फैसिलिटीज़ दैट वी हैव। ठीक है, अब देखो, जो एरर्स मोस्टली हम अपनी जनरल लाइफ में करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने कोई रॉन्ग नंबर डायल कर दिया, है ना। कभी कभी हो जाता है ना, आपको नंबर बिल्कुल अच्छे से याद है, लेकिन आपने जब कॉल करके लगाया तो पता चला कहीं और लग गया, फिर आपने नंबर जब चेक किया तो देखा अरे यार ये तो सच में गलत है। होता है, सभी के साथ होता होगा। तो इससे क्या, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उसने कह दिया कि रॉन्ग नंबर, आपने रख दिया, काम खत्म। और क्या हो सकता है, जिससे आप बात कर रहे हो सकता है बहुत देर तक आप उसको पहचान ही नहीं पाओगे है कौन, उससे सारी बात कर ली, फिर समझ में अरे यार ये तो ये बंदा था, मुझे तो इससे बात करनी ही नहीं थी, इससे बात कराओ मेरी। होता है ऐसा कि नहीं होता? सबके साथ होता है, आवाज़ नहीं पहचान पाए। तो ये सब क्या है? ये सब एरर्स हैं, मिस्टेक्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनसे आपको कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। क्या समस्या होगी ज़्यादा से ज़्यादा? कुछ नहीं, है ना। आप दूसरे से बात कर लोगे, आप दूसरे नंबर पे कॉल कर लोगे, रॉन्ग नंबर लग गया बस। लेकिन जब हम एविएशन की बात करते हैं ना, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस की बात करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में ये एरर्स, अगर मान लीजिए आप किसी को कोई बात बताना भूल गए, तो मैंने आपको उसमें पढ़ाया था, शिफ्ट हैंडओवर में एक केस स्टडी पढ़ाई थी मैंने आपको। वहाँ मैंने आपको बताया था कि एक छोटी सी बात जिसको लॉगबुक में एंट्री नहीं की गई है, सिर्फ मुंह से बताया गया है, उसकी वजह से कितना बड़ा प्लेन जो है वो क्रैश हो गया। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? एम्बरर 120, याद करो, 1991 की कहानी थी, है ना। तो इस तरह से अगर आप मेंटेनेंस में कोई प्रॉब्लम करते हो, छोटी सी एरर करते हो, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं, उनके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो बहुत बड़े हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंस आपको झेलने पड़ सकते हैं अगर आप एविएशन में ऐसी गलतियाँ करते हो तो। ठीक है, तो इसलिए एविएशन में एरर्स की भी गुंजाइश नहीं है।
हालांकि कुछ एरर्स अगर आप करते हो, जैसे मान लो कि कोई चीज़ लॉगबुक में एंट्री करनी थी, आपने नहीं की, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको याद आया और आपने एंट्री कर दी शिफ्ट खत्म होने से पहले, तो कोई बड़ा एरर नहीं है, तब नहीं समझ में आता है। लेकिन अगर आपका शिफ्ट खत्म होने वाला है और आप एंट्री भी करना भूल गए और घर चले गए, तो ऐसे कंडीशन में प्रॉब्लम होती है। समझ में आया? इसके अलावा जब आप बात करते हो एरर्स की, ह्यूमन एरर की, है ना, तो ह्यूमन एरर जो है वो डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आपको मिलेंगे जो बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आप कितना भी समझा लो, एक उनसे वो गलती हो ही जाती है, और जबकि वो जानबूझ के ऐसा नहीं करते, उनका नेचर ही ऐसा है, वो ऐसे बने ही हैं, उनके अंदर कैरेक्टर्स ही ऐसे हैं कि वो क्या करते हैं, वो चीज़ों को भूल जाते हैं, है ना। जैसे होता है, बहुत सारे लोगों के अंदर होता है, ठीक है। आप सब में भी कभी कभार हो जाता होगा कि जैसे कोई चीज़ मान लो घर से सामान लेने गए बाजार में, 10 चीज़ों की लिस्ट जो है नहीं लिखी आपने, है ना, सिर्फ दिमाग में रख लिया कि भाई 10 चीज़ें लानी है, आप 8 लेके चले आए, घर पे आके अरे यार ये तो सबसे इंपॉर्टेंट था, ये तो मैं भूल ही गया। होता है कि नहीं होता है? लेकिन कोई कोई ऐसा इंसान होता है, उसे एक सामान भी बोलोगे ना लाने के लिए, 2 सामान भी लाने के लिए बोलोगे ना, तो भी भूल जाएगा, कहेगा अरे यार याद ही नहीं आया, मैं तो गया और वो इस काम में बिजी हो गया, उसके बाद मैं चला आया, भूल गया। और उसके साथ ये हमेशा होगा, है ना। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन एरर्स है ये भी डिपेंड करता है ह्यूमन टू ह्यूमन, यानी ह्यूमन की कैपेबिलिटीज़ पर भी ये डिपेंड करता है कि ह्यूमन एरर किससे कितना होगा। तो इसको हम आखिर भाई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो इसको हम रिड्यूस कैसे करेंगे, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी को कैसे रिड्यूस करेंगे, है ना। फ्रीक्वेंसी मतलब कि कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है, फ्रीक्वेंटली हो रहा है, तो उसको कम करेंगे। तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का वो करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा, और आगे भी हम पढ़ेंगे, सारा मॉडल वॉडल जो है वो पढ़ेंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं अगर आपने अच्छे से ध्यान नहीं दिया, है ना। पिछले वीडियो में भी पढ़ाया था मैंने, जब पिछला लेक्चर में ले रहा था तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि किसी चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए, है ना। जैसे आपने बहुत सारा कोट वोट सुना होगा ना बचपन में कि दुश्मन को कभी कमज़ोर मत समझो, ऐसा ऐसा करके, है ना, पढ़ा होगा। तो ऐसे ही हमारे ये जो एविएशन है, एविएशन के अंदर हम किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेते हैं, है ना। भले ही ये छोटी सी गलती है कि भाई भूल रहा है इंसान, कोई बड़ी बात नहीं है, उसकी इंटेंशनल भी नहीं है, वो जानबूझ के भी ऐसा नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको या तो रिड्यूस करिए या तो इरेडिकेट करिए, और इरेडिकेट करना पॉसिबल नहीं है तो आप उसको रिड्यूस करिए एटलीस्ट, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो गलती आज की हो आपने, तो ऐसा नहीं है कि आपने आज एरर किया, कोई मान लो जैसे कोई एक कंपोनेंट एयरक्राफ्ट का लगाया, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम कर दी आपने, थोड़ी सी एरर कर दी, तो ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि कल या फिर आज उसको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। हो सकता है 1 महीने बाद वो रिजल्ट आए कि भैया वो पार्ट जो है वो डैमेज हो गया, हो सकता है 1 महीने बाद आए, हो सकता है 1 साल बाद आए, बिल्कुल पॉसिबल है। इसी तरह का एक एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि ये कितनी सीरियस चीज़ है ना। मार्केट गए, सामान भूल गए तो दूसरे दिन ला सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एविएशन मेंटेनेंस में थोड़ी सी भी गड़बड़ करी, थोड़ी सी भी एरर करी, तो उसका कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है, ये सुनो आप। एक एयरक्राफ्ट था बोइंग 747, आपने देखा होगा, बहुत बड़ा जहाज़ है ना, बहुत बड़ा जहाज़ है, 4 इंजन का जहाज़ है ना। ये जो एयरक्राफ्ट था बोइंग 747, इसमें एक मतलब ये जब क्रैश हुआ, एक बार क्रैश हो गया ये, है ना, इसमें शायद फैटेलिटीज़ वगैरह भी हुई थी, इतना डेटा इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन अब इतना बड़ा एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ तो प्रॉब्लम तो हुई होगी, है ना। जब इसको इंस्पेक्शन इसकी चालू हुई, है ना, तो इंस्पेक्शन में पता चला कि जो इसका आफ्ट बल्कहेड था, बल्कहेड्स मैंने आपको पढ़ाया था मॉड्यूल 11 में, तो बल्कहेड जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, वो एक तरह से आपके शेप को मेंटेन करने के साथ साथ आपके फ्यूजलाज को कुछ प्रेशर भी हैंडल करता है, क्योंकि आप जानते हो बल्कहेड जो होते हैं और फॉर्मर से अलग होते हैं, है ना, ये बहुत मजबूत होते हैं। तो उसके बल्कहेड की 7 साल पहले मेंटेनेंस हुई थी, 7 ईयर्स, ध्यान दो इस डेटा पर, 7 साल पहले मेंटेनेंस हुई थी। और गलती क्या हुआ था, जहां पर ये बल्कहेड जोड़ा गया था उस बल्कहेड में 3 रोज में रिविट को लगाना था, मतलब ऐसे ऊपर एक बार रिविटिंग करो, फिर उसके नीचे रिविटिंग करो, फिर उसके नीचे रिविटिंग करो, यानी 3 बार रिविटिंग करनी थी। और टेक्नीशियन ने गलती क्या की थी, उसने सिर्फ 1 बार रिविटिंग करके छोड़ दिया था, 2 बार रिविटिंग नहीं किया था, यानी 1 रो ऑफ रिविट सिर्फ लगाया था, 2 रो ऑफ रिविट भूल गया था लगाना, भूल गया या जो भी हुआ उसके साथ, है ना, कोई गलती हुई थी उससे। 7 साल बाद वो बल्कहेड क्या हो गया, फेल हो गया। 7 साल, 7 ईयर्स, तब जाकर के उसके एरर का पता चला। तो यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि जो आपके एरर्स होते हैं उनका रिजल्ट जरूरी नहीं है कि कल ही परसों में मिल जाएगा, वो महीने भर, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल, इतने दिन के बाद भी उसके रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। दैट विल बी कैटास्ट्रोफिक, है ना, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये इसलिए बताया गया आपको ताकि आप इस
चीज़ के सीरियसनेस को समझ सको। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको क्या दे रहा हूँ, आपको एविएशन मेंटेनेंस का डेटा दे रहा हूँ, है ना, कि मतलब एविएशन मेंटेनेंस में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। अब इसको आप कंपेयर किससे करोगे, घर के डेटा से, जैसे नमक हल्दी लेने गए उससे डेटा से क्लियर मतलब वो करोगे कि भैया ऐसा हो गया वैसा नहीं हुआ, है ना। तो आप उस सीरियसनेस को नहीं समझ पाओगे, इसलिए ये एग्जाम्पल आपने दिया गया है कि 7 साल बाद भी कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। क्यों? सिर्फ और सिर्फ एक एरर की वजह से, जहां पर उसने रिविटिंग करना छोड़ दिया था, रिविटिंग करना भूल गया था। ठीक है, समझ में आया? तो भाई इसके लिए फिर ये हुआ कि अब करें क्या, प्रॉब्लम तो है ही है, और ये भी लिख दी हो आपकी भैया अनअवॉइडेबल है ना, इसको अवॉइड भी नहीं कर सकते आप, तो कुछ तो करेंगे। क्या करेंगे? तो उसके लिए जो साइंटिस्ट थे, है ना, और जो बहुत सारे नॉलेजफुल फुल लोग थे, उन्होंने एनालिसिस चालू की, रिसर्च चालू किया एविएशन में कि आखिर क्या क्या चीज़ें हैं जिससे परेशानियाँ आती हैं, क्या है क्या नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी ये चीज़ पढ़ाई है, आपको दोबारा पढ़ाने जा रहा हूँ। एरर्स एंड थ्योरीज, मतलब एरर जो आई हैं उसके ऊपर जो बनी हुई थ्योरीज हैं कि मतलब भाई एरर क्यों आया और हम क्या क्या व्यवस्था करें कि जो हमारा एरर है वो ना आए। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया है, इसके लिए हमने पहले पीयर मॉडल पढ़ेंगे सबसे पहले, है ना, PEAR, पीयर मॉडल। उसके बाद हम पढ़ेंगे डर्टी डोजन, ये सब पढ़ा चुका हूँ, ये दोनों ही चीज़ें आपको पढ़ा चुका हूँ। फिर हम पढ़ेंगे शेल मॉडल, फिर HFAC ऐसे करके कोई मॉडल है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अभी आगे अपने वाले वीडियोस में। हो सकता है कल ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है ना, और छोटा नहीं है चैप्टर, पढ़ा है पर बहुत ईजी है। इसके अंदर जो भी चीज़ें दी गई हैं बहुत ईजी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पीयर मॉडल से स्टार्ट करते हैं। पीयर मॉडल आज पढ़ते हैं, है ना, उसके बाद फिर अपना डर्टी डोजन कल पढ़ के लगभग कल खत्म भी कर देंगे चैप्टर। ठीक है, तो देखो पीयर मॉडल क्या है ना। तो पीयर, पहले तो ये जान लो कि जो पीयर मॉडल है, ये पीयर मॉडल जो दिया था, ये नाम याद कर लो, शायद आपसे कोई पूछेगा। पीयर मॉडल जो बनाया गया, ये एनालिसिस पे बनाया गया, रिसर्च पे बनाया गया। तो दो व्यक्ति जो थे मेन इसमें लीडिंग रोल में जो थे, दो लोग, वो थे डॉक्टर विलियम जॉनसन एक, और दूसरे थे डॉक्टर माइकल मैडॉक्स। ये दो लोग थे जिन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट करके इस रिसर्च को कंटिन्यू किया, और बहुत गहरा और बहुत दिनों का रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये चीज़ निकाली कि अगर चार चीज़ों में गलतियां ना की जाएं तो इंसान में जो एरर आने के चांसेस हैं, मेंटेनेंस में जो एरर आने के चांसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। ठीक है, तो वो 4 चीज़ें कौन कौन सी है? तो उन चारों चीज़ों का जो पहला लेटर होता है उसी को उठा करके इन्होंने अपने मॉडल का नाम दे दिया। ठीक है, इन्होंने बोला PEAR मीन्स पीयर, P फॉर पीपल, E फॉर इन्वायरमेंट, A फॉर एक्शन और R फॉर रिसोर्सेस, है ना। तो अब इन चारों चीज़ों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि इन चारों चीज़ों में क्या क्या इंक्लूड होता है और हम इसमें कैसे कैसे काम करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले आता है पीपल, यानी कि इंसान। तो इन्होंने कहा कि भाई इंसान जो है, यानी जो पीपल है, लोग हैं, उनसे रिलेटेड कुछ ऐसे डेटा हैं जिन पर अगर ध्यान दिया जाए तो हम एरर्स को कम कर सकते हैं। कौन कौन से डेटा है? देखो, पहला डेटा इन्होंने बोला फिजिकल कैपेबिलिटीज़, है ना। जैसे मान लो कोई भी इंसान है, अब उसके पास हाथ नहीं है, उसका हाथ जो है वो कटा हुआ है, दोनों, एक नहीं दोनों। अब अगर उससे आप मेंटेनेंस करवाओगे तो ऑब्वियस सी बात है वो गलती करेगा, क्योंकि भाई उसके पास हाथ नहीं है। हालांकि आपने देखा होगा अपने आसपास गाँव, या फिर पक्का ऐसी कुछ ना कुछ सुना होगा कि जिनके पास हाथ नहीं हो बहुत बड़े बड़े काम कर देते हैं ना, वो ड्राइविंग वगैरह भी करते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस एफिशिएंसी के साथ कभी नहीं कर सकते जितना एक सही व्यक्ति कर सकता है ना। और अगर उतनी एफिशिएंसी करेंगे भी तो उनको प्रैक्टिस करने में बहुत समय लगेगा, है ना, है कि नहीं है बात? सही, सच बात है कि नहीं? तो इसलिए हम एविएशन में इतना खतरा नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं हम कि फिजिकल कैपेबिलिटीज़ का ध्यान रखना है किसी भी इंसान के, जो जैसे कि उसके आंख से देखने की, जैसे मान लो कोई आंख से देख ही नहीं पा रहा है ना, हालांकि वो काम कर लेगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर उसे प्रैक्टिस कराया जाए तो वो काम कर लेगा, लेकिन हम एविएशन में इस चीज़ को हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो पहला क्या है कि फिजिकल जितनी भी कैपेबिलिटीज़ हैं ह्यूमन की, इंसान की, लोग की, है ना, उस फिजिकल कैपेबिलिटीज़ का पूरा ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात हेल्थ का, है ना। एक बात बताओ, मान लो आपको बहुत तेज फीवर है या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आपका काम करने में मन लगेगा? कभी नहीं लगेगा। सर दर्द कर रहा है बिल्कुल, है ना, नाक जाम है आपका बिल्कुल, है ना, खांसी आ रही है आपको उतनी ज़्यादा, आप कैसे काम करोगे, है ना। तो यानी अगर हेल्दी इंसान नहीं है तो वो काम की इफिशिएंसी अच्छी नहीं करेगा, और जब उसका मन नहीं लगेगा किसी चीज़ में तो वो एरर्स करेगा, गलतियाँ करेगा, और हम ये चाहते नहीं हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम खास ध्यान रखते हैं कि जो लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो लोग हेल्दी हों। हेल्दी कहने का मतलब कि वो उनका स्वास्थ्य जो है वो सही हो, उनको कोई इंजरी ना हो, कोई इलनेस ना हो। इंजरी और इलनेस में डिफरेंस है, ठीक है।
इंजरी का मतलब होता है कोई चोट लगी, मतलब आप फिट हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये यहाँ पे कट गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, इसको बोलते हैं इंजरी। इलनेस का मतलब होता है आप बीमार हो गए, जैसे कि सर्दी हो गई, खांसी हो गई, बुखार हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ये सब क्या है? इलनेस है ना। तो इन दोनों में डिफरेंस है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तीसरा ट्रेनिंग। आपको ट्रेनिंग, आप इंसान की बात हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं हो रही। ट्रेनिंग, जिस इंसान को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, मान लो इंसान ऐसा है कि उसको ट्रेनिंग में कोई मजा ही नहीं आता है ना, उसको मन ही नहीं है करने का, जबरदस्ती का आप उसको ट्रेनिंग करा रहे हो, तो क्या सीखेगा? कुछ नहीं। तो यानी इंसान के मनोदशा में कि यानी उसका मन कैसा है, इस हिसाब से ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको किसी भी अलग फील्ड में ढकेल दो, जैसे वो मेंटेनेंस का बंदा है, उसे ट्रेनिंग उस किसी और डिपार्टमेंट में, क्वालिटी डिपार्टमेंट ढकेल दोगे तो वो नहीं अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। तीसरा है नॉलेज। ऑब्वियस सी बात है भाई, आप जिस चीज़ पर काम कर रहे हो अगर उसकी नॉलेज आपके पास नहीं है तो आप ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा गलतियाँ करोगे ही करोगे, 100%, दिस इज़ फैक्ट, है ना। जैसे मान लो कि आपने एम ही कर रखा है और आप घर गए, तो ऐसा होता होगा ना, बहुत सारे लोग कहते, आप जब बताते हो कि एवियोनिक्स से हैं या मैकेनिकल से, तो कहते होंगे अरे यार घर की एसी है, घर की फ्रिज है, घर का पंखा सही कर दो, तो वो आपके आउट ऑफ सिलेबस की बात है ना, तो आप उसमें गलती, अगर आपने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो आप गलती करोगे, 100% गलती करोगे। बाय द वे लक है आपका, अच्छी किस्मत है तो अच्छी बात है, बन गया, है ना। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है जो आप जानते हो तो आपने ठीक कर दिया, लेकिन अगर ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो आप गलती करोगे। तो यानी अगर आपको नॉलेज नहीं है प्रॉपर, तब भी आप गलती करोगे ही करोगे, ठीक है। इसके अलावा आता है एक्सपीरियंस। आप जिस चीज़ पर भी काम कर रहे हो उस पर आपका कितना एक्सपीरियंस है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 20 साल से एयरक्राफ्ट के इंजन पर काम कर रहे हो, है ना, तो इंजन पर काम करना आपके लिए बहुत मामूली बात है। कोई पूछेगा अरे यार ये, अरे यार ऐसे चुटकी बजा के उसको सही कर दोगे फटाक से, क्योंकि आपको पता है कि मैं 20 बार यही काम कर चुका हूँ, आज तुम मुझसे यही पूछने आ रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक्सपीरियंस का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा होगा, है ना, उसको ABCD पढ़ना इतना कठिन लगता है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है उस बच्चे के लिए कि पूछो ही मत। आपके लिए भी रहा होगा जब आप इतने छोटे से थे, रहा होगा। आज आपसे आके कोई पूछे भैया ABCD सुना दो, आपको मुझे लगता है 10 सेकंड भी नहीं लगेगा तेजी से बताने में। ABCD फटाक से बता दोगे कि नहीं बता दोगे? दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। आप इतनी बार उसे पढ़ चुके हो, इतनी बार उसको देख लिया, इतनी बार रट लिया उसको, क्यों क्या है वो मोटर प्रोग्राम हो गया है आपका, आप यूं चुटकी बजा के समझा सकते हो। ऐसा ही होता है, एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा अच्छा है आप काम को उतने इफिशियंटली कर सकते हो, ठीक है। तीसरा है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब कि काम करने का आपका जो भाव है, मतलब आप कैसे उस चीज़ को लेते हो अपने अंदर, कितना सीरियस या कितना हल्के में ले रहे हो, है ना। एटीट्यूड का मतलब अरे इतना मैं कर ही दूंगा, अरे मैंने पढ़ा नहीं तो क्या हुआ, अरे मैं कर लूँगा, ये एक निगेटिव एटीट्यूड है। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है, मैं सीख लूँगा उसके बाद परफॉर्म करूँगा, ठीक है। तो एटीट्यूड भी बहुत मैटर करता है जब आप वर्क करने के लिए जा रहे हो। कोई अरे यार मैं तो ऐसे ही इसको कर दूंगा, ऐसे ही करने के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है। आपने जनरली देखा होगा जो लोग ज़्यादा थोड़ा ओवर एडवांस बन जाते हैं ना, यार मेरे कुछ बाएं हाथ का खेल है, तो वो गड़बड़ कर देते हैं। मूवीज़ में भी देखते हो ना, इसी एटीट्यूड के चक्कर में जो बेचारे गुंडे होते मारे जाते हैं, है ना। पहले कहते हैं ना अरे ये मेरा क्या कर लेगा, मैं यहाँ का राजा हूँ, वहाँ का, फिर बाद में बेचारे पिट जाते हैं। एटीट्यूड है, ठीक है। फिर मोटिवेशन, आप जो काम करने जा रहे हो उसके लिए मोटिवेट हो कि नहीं हो। अब मान लो आपको कोई काम दिया गया, आप कह रहे अरे यार यही काम मिला था मुझे देने के लिए। जैसे बहुत सारे लोग एमई में आने के बाद ऐसे पछताते हैं कि अरे यार अब कहाँ गलत फील्ड में चले आए। तो एक बात बताओ, जब आप आ गए हो तो अब क्या कर सकते हो, अब जा नहीं सकते ना वापस, तो आप इसी फील्ड को अच्छा कर सकते हो इसमें, है ना। तो ये मोटिवेशन होना चाहिए कि आगे कैसा काम करना है। दूसरा कॉन्फिडेंस, है ना। कॉन्फिडेंस क्यों जरूरी है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा ना तो आप बहुत जल्दी लूज कर जाओगे किसी चीज़ को, है ना। कॉन्फिडेंस होने का मतलब है कि अपने अंदर जज्बा होना चाहिए, अरे हम कर लेंगे यार, कोई टेंशन नहीं, आज नहीं समझ में आया तो कल समझ में आएगा, परसों समझ में आएगा। इसको बोलते हैं मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस, ये दोनों इंटर रिलेटेड है। अगर आपके पास मोटिवेशन नहीं है तो कॉन्फिडेंस हो ही नहीं सकता, है ना। तो कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन अपने अंदर रखना चाहिए। इसके अलावा वर्कलोड, कितना वर्कलोड है इंसान के ऊपर, है ना। वर्कलोड ज़्यादा होगा तो काम खराब हो जाएगा, कम होगा तो भी काम खराब हो जाएगा। तो एक मीडियम लेवल का वर्कलोड एक इंसान को देना चाहिए, ठीक है। फटीग हो गया, कितना थका हुआ इंसान है। स्ट्रेस हो गया, उसको कितनी चिंता है कि भैया यार घर पे मार खा रहे हैं, घर का सिस्टम नहीं सही है, घर में फाइनेंशियल कंडीशन भी नहीं सही है, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, 50 प्रॉब्लम है और उसमें मेंटेनेंस करना है। तो उसके दिमाग में जब कुछ और चीज़ें चल रही हैं, जैसे आपके बहुत बार आपके साथ ऐसा होता है कि आप क्लास में पढ़ रहे हो, मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ या कोई और टीचर आपको कुछ पढ़ा रहा है और अचानक से ध्यान आता है अरे यार मैं कहाँ चला गया था, है ना। तो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है स्ट्रेस में, जब आप कोई और चीज़ सोच रहे हो, दिमाग आपका कहीं और है, शरीर कहीं और
है ना। तो ऐसे कंडीशन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आप गलतियां कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका लीडर कैसा है ना। आप मान लो लीडर हो तो आप लीडरशिप कैसा कर रहे हो, तो इसमें भी डिपेंड करता है। आप कितना अच्छा अपने लीडर को फॉलो कर रहे हो, ये भी डिपेंड करता है। सुपरविजन कैसा है, इसके अलावा कम्युनिकेशन कैसा है, आप चीज़ों को कैसे बता सकते हो, कैसे सीख सकते हो। और सबसे लास्ट आता है कॉन्फ्लिक्ट, आप झगड़ा कितना करते हो। अब देखो, मान लो आपकी टीम है, 4 लोगों की टीम है, आपकी किसी से नहीं बनती है, किसी से बनती ही नहीं है, तो आप कुछ गलत भी करोगे ना, सामने वाला बताएगा ही नहीं, चलो ठीक है जाने दो यार, जाने दो इसको, अच्छा है, बढ़िया है, गलत हो गया, है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी डिपेंड करते हैं कि आपकी एरर के चांसेस कितने हैं, है ना। तो इतनी चीज़ों का तो इंसान को खुद को ध्यान रखना चाहिए। यानी पीयर मॉडल में पी फॉर पीपल जो हैं, उसके लिए इतनी क्राइटेरिया डिफाइन की गई है ना। ऐसा नहीं कि पीयर मॉडल जैसे मैंने पढ़ लिया था पीपल, उसके बाद आपका इन्वायरमेंट, एक्शन, रिसोर्सेज खत्म, ऐसा नहीं है। पीयर मॉडल अच्छा खासा, उसको ब्रीफली आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो पीपल के लिए इतने सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। दूसरा है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट तो ईजी है। इन्वायरमेंट में क्या है, आपके आसपास की चीज़ें, जैसे कि वेदर कैसा है, मौसम कैसा है, लोकेशन कैसा है। श्रीनगर में हो कि जैसलमेर में आपको भेज दिया है, श्रीनगर में हो तो ठंडी के मारे मर जाओगे, जैसलमेर जाओगे तो गर्मी के मारे मर जाओगे। तो आप क्या ढूंढते हो कि ऐसा जगह मिले, जैसे देहरादून बढ़िया जगह है, शिमला बढ़िया जगह है ना, वहाँ क्या बढ़िया वेदर रहेगा आपको, तो बढ़िया इफिशियंसी रहेगी आपके काम में। फिर आपका वर्क प्लेस कैसा है, पता चला जहाँ काम करने के लिए दिया एकदम गंदा, बदबू आ रहा है वहाँ पे, अब क्या काम करोगे वहाँ पे, है ना। तो वर्क प्लेस कैसा है, इसके अलावा नॉइज़ कैसा है, डिस्ट्रैक्शन तो कोई नहीं है ना। शिफ्ट आपका कैसा है, देखो शिफ्ट भी बहुत डिपेंड करता है। दिन का शिफ्ट है या शाम का शिफ्ट है तो आप काम अच्छा करोगे। रात का शिफ्ट है, रात में 2 बजे काम करना है और कोई क्रिटिकल टास्क करना है, तो क्या होता है, उस टाइम गलतियों के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। मैंने आपको पढ़ाया भी था कि रात को लगभग 2 बजे से सुबह 4 बजे तक ये जो टाइम होता है, ये बहुत ज़्यादा ओपन विंडो होता है हैजार्ड्स के लिए, बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं इसमें, है ना, मैक्सिमम गलतियाँ। इसके अलावा प्रोसीजर्स कैसे फॉलो होते हैं वहाँ पर, कल्चर कैसा है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, नॉर्म्स कैसे हैं, रूल्स रेगुलेशन कैसे हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान जो है वो इन्वायरमेंट में रखा जाता है, ठीक है। फिर बात आती है एक्शंस में, यानी आप काम को परफॉर्म करने का तरीका कैसे, आप इन्फॉर्मेशन कैसे ले रहे हो, है ना। पता चला कि कोई ब्रीफिंग कर रहा है खड़ा हो गए, तो आप कह रहे यार क्या फालतू का सुनने जाएं, जैसे होता है ना कभी कभी, जैसे आपके कॉलेज वॉलेज में कुछ फंक्शन वंक्शन है तो आप कह अरे क्या जाए हटाओ, तो ऐसे ही होता है ना। तो ब्रीफिंग वगैरह वो दे रहा नहीं गए, सिर्फ लॉग बुक से काम चला रहे हो तो गलती हो सकती है ना। तो आप कितने अच्छे से नॉलेज को गेन कर रहे हो। इसके अलावा प्रिपरेशन आप कैसे करते हो, इस चीज़ को करने का प्रिपरेशन कैसा है आपका, करने का तरीका कैसा है। इसके अलावा परसेप्शन कैसा है, परसेप्शन मतलब मैंने पढ़ाया है आपको, परसेप्शन मतलब सोचने की इच्छा, सोचने की शक्ति कैसी है ना। इसके अलावा स्टेप्स, आप कौन कौन से स्टेप्स फॉलो कर रहे हो, आप जो नॉलेज आपके पास है ना। अभी मैंने ऊपर पढ़ाया पीपल में नॉलेज, तो आपके पास जो नॉलेज है उसको आप कितना अप्लाई कर पा रहे हो। जैसे बहुत सारे लोगों को आपने ऐसा देखा होगा, नॉलेज भरपूर है, भरपूर नॉलेज है उनके पास, आप कुछ भी पूछ लो फटाक से बता देंगे, लेकिन वो एक्चुअल फील्ड में ऐसा वर्क नहीं कर पाते, ठीक है। तो आप अपने नॉलेज और स्किल का कितना बढ़िया यूज़ करते हो, दैट इज कम्स इन एक्शंस। फिर वे ऑफ कम्युनिकेशन, आप कैसा बता रहे हो चीज़ों को, है ना। कम्युनिकेशन तो अच्छी बात है, लेकिन पता चला आपको बताना ही नहीं आता, मतलब आपको ऐसा समझ लो कि कोई टीचर आपको ऐसा पढ़ा रहा है, आता तो उसे सब कुछ है पर वो आपको समझा ही नहीं पा रहा है, तो कैसे काम चलेगा, नहीं काम चलेगा। तो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टास्क मैनेजमेंट, आपको जो भी टास्क दिया कि उसको आप कैसे कैसे मैनेज कर रहे हो, है ना। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, पहले कहते हैं जैसे एग्जाम है तो एग्जाम में कहते हैं ना टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पहले ज़्यादा नंबर वाला करेंगे फिर कम नंबर वाला करेंगे, करते हो ना। तो ऐसे ही आपके टास्क का मैनेजमेंट होता है ना। इंस्पेक्शन कैसा है, यानी आपके जो काम करने के बाद आपने उसको इंस्पेक्ट कैसे किया, सही किया या नहीं किया, है ना। डॉक्यूमेंटेशन आप कितना अच्छा करते हो, मतलब काम करने के बाद जब हम एंट्री करते हैं, लिखते हैं ना चीज़ों को कि ये चीज़ें हमने परफॉर्म कर ली, ये कर लिया, उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। और लास्ट आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आता है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जनरली आपसे रिलेटेड नहीं है, रिसोर्सेज जनरली आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे रिसोर्सेज में क्या क्या आ सकता है, देखो पहला है आपका वर्क कार्ड। मैंने आपको पिछले लेक्चर में वर्क कार्ड पढ़ाया था, अगर याद हो तो। वर्क कार्ड क्या होता है, वर्क कार्ड क्या होता है, कोई बताएगा? Yes sir, like a task card. हाँ, उसको स्टेप्स में तोड़ देना, ठीक है, वेरी गुड। तो यानी कोई भी काम को स्टेप वाइज तोड़ के आपको एक कार्ड दिया जाता है कि ये काम जो है इतने स्टेप्स में परफॉर्म करना है। जो भी टास्क है वो 5 स्टेप में मान लो आपको परफॉर्म करना है। हर एक स्टेप के बाद क्या करेगा, आपको लिखा रहेगा कि आपने ये काम कर लिया, उस पर सिग्नेचर कर दो, है ना। अपने सुपरवाइजर से सिग्नेचर करवा लो कि भाई ये काम कंप्लीट हो गया है ना।
तो रिसोर्सेज क्या है, कंपनी का काम है। अब अगर आपको प्रॉपर वर्क कार्ड ही नहीं मिलेगा तो आप कैसे काम करोगे, अपने हिसाब से करोगे, और अपने हिसाब से करोगे तो एरर करोगे, है ना। इसके अलावा टेस्ट इक्विपमेंट, मान लो किसी चीज़ की टेस्टिंग करनी है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी आपको टेस्टिंग करनी है, अब पता चला वो टेस्ट इक्विपमेंट ही नहीं है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप कहाँ से टेस्ट करोगे, है ना। तो टेस्ट इक्विपमेंट सारे अवेलेबल होनी चाहिए। इसके अलावा ट्रेनिंग टाइम टू टाइम, जैसे मान लो किसी टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन आ गया, है ना, तो अपग्रेडेशन आ गया तो उसका मेंटेनेंस भी डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है ना। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ एमटीज जो है उनको भेज करके ट्रेनिंग कराई जाए कि इसका वर्क कैसा होगा, मेंटेनेंस कैसे होगा। समझ में आया। इसके अलावा आपका इंटरपर्सनल रिलेशन कैसा है ना। मान लो जैसे जो सुपरवाइजर आपसे उसकी बनती नहीं है, एंटी है बिल्कुल, है ना, 180 डिग्री दोनों हो, है ना, रिपल्स ईच अदर। अब क्या होगा, आप कोई चीज़ सही भी करोगे ना तो इंस्पेक्शन में लिख देगा ये गलत है, आप फिर से करो वापस, फिर से। तो ऐसा भी ये इंटरपर्सनल रिलेशन भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। इसके अलावा टेक्निकल मैनुअल्स, मतलब जिस मैनुअल को देख के आपको मेंटेनेंस करना है, पता चला ऑर्गेनाइजेशन में वो है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो अवेलेबल होना चाहिए, मतलब वो चीज़ें हैं जैसे टेक्निकल मैनुअल्स हो गए, टूल्स हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सेज की बात करें तो टूल सबसे पहले दिमाग में आता है। जिस भी चीज़ में आपको काम करना है, जिस भी पार्ट पे आपको काम करना है भाई, उसका टूल है कि नहीं है आपके पास अवेलेबल। टूल मतलब औजार, है ना, हथियार, है ना। हथियार मतलब वो वाला हथियार मत समझना, हथियार मतलब जो आप काम करने जा रहे हो वो वाला हथियार, है ना, औजार जिसे बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा मटेरियल, जैसे मान लो कोई रिपेयर वगैरह करना है आपको, और पता चला आपके पास मटेरियल ही नहीं है काम करने का, तो कैसे काम चलेगा, मटेरियल होना चाहिए आपके पास। कॉन्फिडेंस, आपको कंपनी की तरफ से एक क्या है, रिसोर्स एक तरह से। 4 लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, चारों बेकार हैं, किसी को कुछ नहीं आता, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप लूज हो जाएगा, अरे यार मैं अकेले कितना करूँ। लेकिन अगर 4 लोग आपके साथ हैं जिनको बहुत आता है और आपको थोड़ा कम भी आता है तो काम चल जाएगा, चलो खींच ले जाएंगे उसको, है ना। जैसे कहावत सुनी होगी ना गाँवों में कि अगर 4 बैल बहुत फुर्त हों और एक बेकार भी हो तो खेत जोत लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उनको, है ना। लेकिन अगर 4 बेकार हो, एक अच्छा हो तो उसको भी बेकार कर देते, ठीक है। तो ये बात है। फिर आता है कंप्यूटर वगैरह, जैसे मान लो जैसे कोई ऐसा काम है जो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर पे करनी है, पता चला आपके ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर ही नहीं है, सॉफ्टवेयर ही नहीं है, तो कैसे काम चलेगा, है ना। सॉफ्टवेयर वगैरह होना चाहिए, कंप्यूटर वगैरह होना चाहिए, है ना, ताकि आप परफॉर्म अच्छे से कर सको। इसके अलावा काम होना चाहिए, टास्क होना चाहिए, सबसे ज़रूरी तो यही है, टास्क होगा तब ना आप काम करोगे। तो यानी जो भी टास्क है वो सही होना चाहिए, ठीक है, कोई ऊट पटांग टास्क नहीं दिया चाहिए, ठीक है। टास्क अगर सही मिलेगा आपको तो आप सही तरीके से उसे परफॉर्म भी कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सुपरविजन जो है वो सही होना चाहिए। पता चला कोई ऐसा सुपरवाइजर लगा दिया है जो 2 दिन में एक बार आता है और आके कहता है हाँ काम कर लिए, हाँ ठीक है चलो सिग्नेचर करवा लो। ऐसा अगर सुपरवाइजर होगा तो आप भी ऐसा ही काम करोगे, अरे यार कुछ भी कर दो तो सिग्नेचर कर ही देता है। लेकिन अगर सुपरवाइजर जो थोड़ा कड़क है तो क्या करोगे, आप सारा काम ध्यान से करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके कॉलेज में कोई टीचर ऐसा होता है जो कुछ नहीं बोलता है, ठीक है यार चलो हो गया बढ़िया है, चलो ये कर लिया और ठीक, तो आप उसको भी हल्के में ले लेते हो, अरे ठीक है कोई बात नहीं चलो छोड़ो, है ना। कोई अगर टाइट है, नहीं काम टाइम पे मिल जाना चाहिए, नहीं मिलेगा तो क्लास से बाहर, तो क्या करते हो आप, उसका काम भी बड़े सीरियसली करते हो, अरे यार बाहर कर देंगे सर, बेइज्जती हो जाएगी मेरी, है ना। तो ये बात होती है, इससे आपका सुपरविजन जितना अच्छा होगा आपका एरर करने का चांस भी उतना ज़्यादा कम होगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी को, किसी को कोई प्रॉब्लम कहीं पर भी तो पूछ लो, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो